नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आपके सामने HBM एजुकेशन हब्स हमारा चैनल है और इस चैनल को 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हम लोग आपको घर पे बैठे मुहैया करवा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे हम आज के विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो क्लास है वो है कक्षा 7 का जो अध्ययन है वो है पहला अध्याय हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो ये हमारा नाम है आज के लेसन का। पहला लेसन है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो लेसन से ही हमारे को समझ जाना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। 1000 वर्ष पुरानी बात को आज देखना है कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन, चेंज की बात करते हैं। तो अरब भूगोलवेत्ता, ठीक है, जिन्होंने 1154 में हमारा इंडियन और हमारे इस विश्व का एक नक्शा बनाया था, मानचित्र बनाया था, जिनका नाम था ऑल इंद्रिसी, ठीक है। उन्होंने 1154 में क्या हुआ, हमारे भारत का एक नक्शा बनाया, ठीक है। यह जो नक्शा दिया था वहां उनके द्वारा यह गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा था जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। जो इनके द्वारा नक्शा बनाया गया था और जो आज के टाइम का नक्शा है वो उनके विपरीत था, बिल्कुल उलट था। उलट का मतलब जब हमारा श्रीलंका हम लोग देखते हैं ना, श्रीलंका का नक्शा, तो क्या होता है कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये देखिए श्रीलंका यहाँ दिखाया गया है। सारे विद्यार्थियों को दिख रहा होगा। विद्यार्थियों देखो ये श्रीलंका है, लेकिन उस टाइम की बात 1154 की कर रहे हैं तो श्रीलंका यहाँ दिखाया गया था बिल्कुल ऊपर की दिशा में, देख सकते हो ऊपर की दिशा में। इस जगह पे अपने जो अब आज के टाइम में बिल्कुल नीचे की दिशा में देखते हैं। परिवर्तन आया और परिवर्तन की लेसन में बात आई है, तो परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं और परिवर्तन ही आज हम लोग आज टाइम में परिवर्तन की बात पढ़ेंगे। भारतीय दर्शाता है मानचित्र फ्रांसीसी मानचित्र में 1720 में बनाया गया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। कहने का मतलब इलाका, क्षेत्र, भारत जो है हमारा देश का इलाका एक ही है, लेकिन क्या है कि नक्शे की जो रूपरेखाएं हैं वो अलग अलग थी। नक्शा एक ही इलाके में मगर में काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। विपरीत आया, जहां उत्तर था वहां दक्षिण और जहां दक्षिण था वहां उत्तर को दिखाया गया है। द्वीप ऊपर की तरफ है, जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। इनमें कहा जाना पहचाने का भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का किन्नौज पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। अब जो दूसरा जो बनाया गया था वो 600 वर्ष बाद में बनाया गया था 18वीं सदी में। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में के आरंभ में
किसने बनाया? पहले तो बनाया आल इंद्रिसी ने 1154 में, और 18वीं सदी के अरब में किसने बनाया इस नक्शे को? इनका नाम था गैलोम द लिस्ले। जो आज का जो नक्शा हम लोग देखते हैं वो इनके द्वारा बनाया गया था। नाम था इनका गिलोम द निस्ले। गिलोम द निस्ले द्वारा आज का जो नक्शा बनाया गया था वो 1720 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1720 में। 1720 में बनाया गया था और 600 वर्ष पूर्व, मतलब इस नक्शे को बनाने के बाद में 600 वर्ष बाद में इस नक्शे को बनाया गया। क्षेत्र वही था, एरिया वही था, हमारा भारत वही था, लेकिन क्या है कि कुछ परिवर्तन आए, कुछ चेंजिंग आई। इन चीजों को देखते हुए जैसे क्या हुआ कि उत्तर का प्रदेश का कंजौज वहीं का वहीं था। कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, जिसमें विवेक विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी इंदौर देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कौन लोग करते थे इस नक्शे के लिए? यूरोप के नाविक तथा व्यापारी। जो यूरोप के नाविक तथा व्यापारी लोग थे वो समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का क्या करते थे? प्रयोग किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। साहित्यकार जब बीते गुणों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भ में भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी नक्शे को हम लोग देखेंगे तो उससे पहले हमें उस नक्शे के बारे में या उस एरिया के क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी बहुत आवश्यक होती है। अगर हम लोग आज श्रीलंका ढूंढ रहे हैं तो श्रीलंका किस क्षेत्र में आएगा या श्रीलंका किस जगह पे उपस्थित होगा। अगर हमारे को खाली पाकिस्तान बनने के लिए बोला जाए तो श्रीलंका कहाँ है तो हम लोग कैसे बनेंगे? इसका मतलब हमें उस चीज दर्शाने के लिए हमें खुद की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए समझ अब आगे चलते हैं। नई पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। कहने का मीन्स आज के टाइम की भाषा हमारे भारत की, हमारी हिंदी और उस टाइम की भाषा में परिवर्तन है और आने वाले समय में और परिवर्तन हो जाएगा। सभी भाषा में परिवर्तन और सभी क्षेत्र में परिवर्तन, नक्शे में परिवर्तन, मानचित्र में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारे लेसन में बताया, हजारों वर्ष के दौरान परिवर्तन की पड़ताल। ठीक है, पड़ताल करेंगे हम लोग। ऐतिहासिक अभिलेख के तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा में भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द, हम अपने भारत की बात करते हैं, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, हिंदुस्तान शब्द लीजिए। उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं। आज हमें इस आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान से सुनो कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहां बात सुनते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहले इसको आप लिखो अच्छे तरीके से, इसको उतारना है। हिंदुस्तान, सबसे पहले हिंदुस्तान
शब्द का प्रयोग किसने किया, या फिर ये बोल सकते हो कि सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया। तो उनका नाम आप लोगे कि उनका नाम था, आंसर है उनका नाम था फारसी के इतिहासकार, फारसी के इतिहासकार नाम है उनका मिनहाज ए सिराज। ठीक है, सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। क्यों किया था? सिंधु नदी के उन लोगों ने क्यों किया था? इस बंदे ने क्यों किया था? इसकी बात सुनिए। सिंधु नदी के आसपास के जो इलाका है, इसके लिए आसपास के जो इलाके हैं उसमें आसपास के क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए क्या किया था? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। समझ आई? उसका आशय था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इसको इलाके से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रचार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया। अब बात करते हैं पहले क्या थी। ये बात जो चल रही थी ये कब की थी, इसको ध्यान से सुनना। ये जो फारसी के इतिहासकार थे, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन सी सदी में प्रयोग किया था? उस सदी का नाम, वो सदी थी 13वीं सदी। 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने कर दिया था, लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब इसमें क्या है कि आगे चल के बाबर ने भी इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 16वीं सदी, बाबर ने कब किया? 16वीं सदी में बाबर ने क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया 13वीं सदी में। 13वीं में तो इन्होंने किया, और 16वीं सदी में बाबर ने इस चीज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। अब हिंदुस्तान का प्रयोग मैंने आपको पहले भी बात बता चुका हूं कि जो इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने क्यों प्रयोग किया था कि सिंधु नदी के आसपास के इलाके में बसने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान का प्रयोग किया। और उसमें एक बात हो रही थी कि पंजाब, हरियाणा और यमुना नदी के बीच में जो क्षेत्र था, इसीलिए उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और बाबर ने इसका प्रयोग, हिंदुस्तान का नाम का शब्द का प्रयोग क्यों किया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसलिए 16वीं सदी में किया क्योंकि भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति को देखकर क्या किया? 16वीं सदी में इसे बाबर ने इसका प्रयोग कर दिया। लेकिन अब बात है प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद।
14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद ही कुछ समान था। अगर यहाँ के भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा तो हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्र अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में ऐतिहासिकों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में इन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत में ना हो। विदेशी हम किसको बोलते हैं? विदेशी उसको बोलते हैं जो हमारे आसपास ना रहा और नया आया हो, हमारे देश का रहने वाला ना हो, किसी और देश से आया हो, उसे हम क्या लोग कहते हैं? विदेशी कहते हैं, या जिसे हम लोग जानते नहीं हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति को का अंग नहीं हो, कहने का मतलब उस समाज का ना हो, उस संस्कृति को ना पहचानता हो, अलग कपड़े पहनता हो, अलग समाज में रहने वाला हो, तो उसको कहेंगे कि अलग क्षेत्र का है, अलग देश का है। ऑटोमेटिकली हम लोगों के मन में यह बात आ जाती है। विदेशी कहलाता है ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? परदेशी, और फारसी में उसको क्या बोला जाता है? फारसी में उसको अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नागरिक नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं में जुड़े होने पर एक दूसरे के क्या होते थे? विदेशी नहीं होते थे। कहने का मतलब एक ही गांव में चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो एक ही गांव में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो चाहे वो अलग अलग धर्म के हैं लेकिन वो विदेशी नहीं माने जाते थे। ठीक है बच्चों, आज तक का हमारा इतना ही वर्क रहेगा। इसको अच्छी तरीके से चैनल को देखना है, एक एक चीज को सुनना है और आगे इस पर क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।